नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी साइकोलॉजी की पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में बिहेवियर थेरेपी की दो टेक्निक के बारे में डिस्कस किया था। एक टेक्निक थी इम्प्लोसिव थेरेपी और दूसरी टेक्निक थी फ्लडिंग। आज बिहेवियर थेरेपी की तीसरी टेक्निक, जो कि बहुत फेमस टेक्निक है और जिसका नाम है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं क्रमबद्ध असंवेदीकरण। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन मूलतः चिंता को कम करने की विधि है। जनरली ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जिसको फोबिया की दिक्कत है। उसको पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ों से, किसी व्यक्ति को फोबिया हो सकता है, किसी को सांप से फोबिया हो सकता है, किसी को पानी से फोबिया हो सकता है, किसी को हाइट से फोबिया हो सकता है, किसी को आग से फोबिया हो सकता है। बहुत तरह के फोबिया हो सकता है, या किसी को किसी सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा चिंता उत्पन्न होती है और वो चिंता या वो फोबिया या वो डर कंटिन्यू बना रहता है, उसकी लाइफ को प्रभावित करता है। और इसलिए उस फियर को, उस एंजाइटी को, उस फोबिया को दूर करना बड़ा ज़रूरी है। तभी वो व्यक्ति अपनी लाइफ में ठीक ढंग से आगे बढ़ पाएगा। और उस फोबिया या एंजाइटी या जो फियरफुल सिचुएशन है, उस कंडीशन को दूर करने के लिए सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जब भी आप बुक्स में पढ़ेंगे, आप साइकोलॉजी के लिटरेचर में पढ़ेंगे, वहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फोबिया को दूर करने के लिए और चिंता को कम करने के लिए। अगर फोबिया और चिंता दूर हो गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली व्यक्ति की ठीक हो जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि मूलतः ये जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, फोबिया एंड एंजाइटी को कम करने के लिए। और एंजाइटी के साथ ही एक और सिम्टम जुड़ता है जिसको कहते हैं फियर। वो इसलिए एंजाइटी के साथ इसलिए जुड़ता है क्योंकि फियर इज द चीफ सिम्टम ऑफ एंजाइटी। यदि किसी व्यक्ति में एंजाइटी है तो उसमें डर जरूर होगा। तो ये तीन चीजें समझने लायक हैं, फोबिया, चिंता और फियर। किसी भी व्यक्ति में ये तीनों हैं और वो व्यक्ति उनको दूर करना चाहता है तो वो एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करे और साइकोलॉजिस्ट उसके ऊपर एक थेरेपी अप्लाई करेगा जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, क्रमबद्ध असंवेदीकरण। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो साउथ अफ्रीकन एक साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ ओल्प। कहीं कहीं पर उसको ओल्प भी कहते हैं, कहीं पर वोल्प भी कहते हैं, कहीं पर ओल्पे भी कहते हैं। अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस अलग अलग लोग करते हैं। इसका नाम है पूरा जोसेफ ओल्प और इसने 1958 में इस सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक को डेवलप किया था। ओल्प ये मानते हैं कि आपके अंदर कभी भी एंजाइटी और रिलैक्सेशन एक साथ नहीं हो सकते। इसको मैं आपको थोड़ा सा और इजी वे में समझाऊं। क्या एक ही समय में आपको चिंता भी हो और आप बिल्कुल शांत भी हो? ये हो सकता है क्या? उसी समय में आपको डर भी लगे और आप बिल्कुल शांत भी हो? ये हो सकता है क्या? नहीं। ओल्प भी यही कहते थे कि किसी भी व्यक्ति में एक समय में चिंता और रिलैक्सेशन की जो स्टेट है वो एक साथ नहीं हो सकती। और इसी को आधार बनाकर उन्होंने अपनी थेरेपी डेवलप की थी जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि 4 स्टेजेस हैं और उन 4 स्टेजेस में हम किसी क्लाइंट का फोबिया हो या एंजाइटी हो या उसकी फियर हो, उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। ये 4 स्टेज कैसे हो सकती हैं? पहली स्टेज या पहला स्टेप आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं। पहली स्टेप हमारा होगा कि आइडेंटिफाई fearful trigger in the client। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप साइकोथेरेपिस्ट हैं या आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो
आपको क्या करना है, उस क्लाइंट में ये आइडेंटिफाई करना है कि फियरफुल ट्रिगर्स कौन कौन से हैं। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है अपनी समस्या को लेकर, आप क्या करते हैं, आप उसकी केस हिस्ट्री लेते हैं, आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर उसको प्रॉब्लम क्या है, और यदि उसको फोबिया है, उसको एंजाइटी है, तो किस सिचुएशन से क्या ट्रिगर है। और ट्रिगर मतलब जो फियरफुल ट्रिगर है, जो एंजाइटी से रिलेटेड ट्रिगर है, जो फोबिया से रिलेटेड ट्रिगर है, वो कौन सा है, आपको ये पहचानना होता है। और उस पहचानने के लिए आपको पूरी उसकी केस हिस्ट्री लेनी होती है कि उनको किन किन चीज़ों से डर लगता है, किन किन चीज़ों से उसको एंजाइटी होती है। जिसमें अगर आप उसकी केस हिस्ट्री का परफॉर्मा देखेंगे तो उसके प्रेजेंट सिम्टम्स भी आ जाएंगे, उसके पास्ट सिम्टम्स भी आ जाएंगे, उसकी डॉक्टर ने क्या डायग्नोसिस की है। डॉक्टर में वो मेडिकल डॉक्टर भी हो सकता है, वो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, कभी पहले कोई डायग्नोसिस हुई है क्या, तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है। तो पहले क्या करना है, पहले करना है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना है। किसको आइडेंटिफाई करना है, उस क्लाइंट में जो फियरफुल ट्रिगर हैं, जिन चीज़ों से, जिन परिस्थितियों से वो व्यक्ति या क्लाइंट आपका डरता है, वो चिंतित होता है, पहले आप उसको जानना है। अब आपने उसको जान लिया, और एक एग्जाम्पल है, ये आपने जाना कि उसको स्नेक, सांप से डर लगता है, सांप से उसको फोबिया है। अब सांप से फोबिया है, ये क्या है, ये एक फियरफुल ट्रिगर है उसके लिए। अब आपको सेकंड स्टेप पे चलना है। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, आपने ये देख लिया कि यस, जो फियरफुल ट्रिगर क्या है, वो है आपका सांप, और किस में है, वो आपके क्लाइंट में है। सेकंड, जब स्नेक पता चल गया, फियरफुल ट्रिगर पता चल गया, तो अब सेकंड चीज आएगी, सेकंड आएगा कि एक आपको हिरार्की बनानी है, हिरार्की ऑफ फियरफुल ट्रिगर। हिरार्की का मतलब क्या है कि उस क्लाइंट से ये पूछना है कि आपको सांप से डर लगता है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब आप मुझे बताएं कि सांप से आपको कब डर लगता है, कितना डर लगता है। वो ये कहेगा कि हां, मैं जब सांप के बारे में सोचता हूं तो मुझे सबसे कम डर लगता है। फिर वो बताता है कि नहीं, मैं सांप का जब पिक्चर देखता हूं तो मुझे और उससे अधिक थोड़ा डर लगता है। फिर वो बताता है कि नहीं, मैं सांप के बारे में किसी को बात करते हुए देखता हूं तो मुझे और थोड़ा डर लगता है। वो क्या हो रहा है, एक उससे ये पूछा जाता है कि आपको सांप से डर लगता है, आप ये बताएं कि आपको सबसे कम और सबसे अधिक। सबसे कम कब डर लगता है, उससे अधिक लगकर कब लगता है, उससे अधिक डर कब लगता है, उससे अधिक डर कब लगता है, और सबसे अधिक डर कब लगता है। वो क्या करेगा, वो बताएगा, अपने सांप के लिए बताएगा, उस फियरफुल ट्रिगर के लिए बताएगा कि हां, मुझे किस सिचुएशन में सबसे अधिक डर लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल इसी स्नैक का देते हैं कि वो ये कहता है कि मैं उसको ए से डिनोट कर देता हूं। वो जो क्लाइंट है वो ये कहता है कि जब मैं सांप की पिक्चर देखता हूं, कोई फोटो देखता हूं, तो मुझे सबसे अधिक डर कम लगता है। आपको क्या करना है कि पहले पूछना है कि सबसे कम डर, अब फिर सेकंड उससे पूछना है कि पिक्चर के बाद उससे अधिक डर कब लगता है। वो कहता है कि मैं जब उसकी इमेजिनेशन करता हूं, सांप को जब कल्पना में लाता हूं, तब मुझे उससे अधिक डर लगता है। अब और थोड़ा पूछा जाए कि और उससे अधिक कब डर लगता है, जब सांप के बारे में लोग बात करते हैं। सांप के बारे में लोग बात करते हैं तब थोड़ा सा और अधिक डर लगता है। और अगर बात की जाए, फिर उससे पूछा जाए और डर कब लगता है, कि जब सांप को मैं देखता हूं, वो भी दूर से देखता हूं, मतलब एक डिस्टेंस से देखता हूं। वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, थोड़ा 2, 3, 4 मीटर हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है, कि मैं जब दूर से देखता हूं तो मुझे थोड़ा सा और डर लगता है, क्योंकि वो रियल में सांप मुझे दिखाई देता है। और सबसे अधिक डर कब लगता है, कि जब बिल्कुल सांप मेरे सामने होता है, जब मैं सांप को फेस करता हूं, तब मुझे सबसे अधिक डर लगता है।
आपने क्या किया, आपने एक हिरार्की डेवलप कर ली। यहां पर क्या लिखा है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिरार्की ऑफ फियरफुल ट्रिगर, कि आपको उस फियरफुल ट्रिगर के लिए एक हिरार्की डेवलप करना है। और एक हिरार्की सांप के लिए डेवलप की गई कि सबसे कम डर कब लगा, जब वो सांप की पिक्चर देखता है। उससे अधिक डर कब लगता है, जब सांप के बारे में वो इमेजिनेशन करता है। उससे अधिक डर कब लगता है, जब लोगों से सांप के बारे में बातें करते हुए सुनता है। उससे अधिक डर कब लगता है, जब वो दूर से, कहीं दूर सांप को देखता है, कहीं सांप जा रहा है और उसने देख लिया, उससे अधिक और थोड़ा डर लगता है। और सबसे अधिक डर कब लगता है, जब वो सांप को बिल्कुल अपने नजदीक पाता है। और जब सांप को नजदीक पाता है तो सबसे मोस्ट प्रोवोकिंग एंजाइटी की सिचुएशन है वो। तो हिरार्की कैसी बनानी है, हिरार्की बनानी है लीस्ट प्रोवोकिंग एंजाइटी की सिचुएशन से मोस्ट प्रोवोकिंग एंजाइटी की सिचुएशन तक। मतलब कि सबसे कम चिंता कब उत्पन्न होती है, सबसे कम डर कब उत्पन्न होता है, और सबसे अधिक डर कब उत्पन्न होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। वो व्यक्ति कहता है नहीं मुझे 10 चीजों से डर लगता है, तो फिर अलग अलग 10 तरीके की प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। क्योंकि 10 एक अगर सांप से भी लगता है, नहीं मुझे बिच्छू से भी बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे दोनों से फोबिया है। अब दोनों से फोबिया है, आप ये कहें कि दोनों के लिए एक साथ सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कर लें, नहीं, पहले किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए, और मान के चलते कि पहले सांप के लिए किया, तो सांप की ये हिरार्की बनाई गई। और सांप क्या था, एक फियरफुल ट्रिगर था उस क्लाइंट के लिए। अब अगर बिच्छू की बात करता है तो फिर पहले सांप वाला ट्रीटमेंट पूरा कर लिया जाएगा, तब फिर बिच्छू की बात आएगी, या बिच्छू के लिए अलग एक हिरार्की बनेगी। ये दो चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। पहले हम फिर रिपीट कर लेते हैं। पहले क्या हुआ, जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है वो डेवलप किसने किया था, वो किया था एक साउथ अफ्रीकन एक साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ ओल्प। और उन्होंने 1958 में इस फोबिया एंजाइटी को दूर करने के लिए सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन को डेवलप किया था। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन को हम अगर स्टेप्स में डिवाइड करें कि कैसे ट्रीटमेंट होता है, तो फिर पहला क्या करना पड़ेगा कि जब आपके पास क्लाइंट आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फियरफुल ट्रिगर को, कि पर्टिकुलर उस पर्सन को, उस क्लाइंट को किस चीज से डर लगता है, किस चीज से चिंता होती है। आपने ये चेक कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब जो फियरफुल ट्रिगर है, उस फियरफुल ट्रिगर के बाद अब उसकी हिरार्की बनानी है उस पर्टिकुलर उस ट्रिगर के लिए, कि जब सांप आया सबसे कम डर कब लगा सांप के लिए, और सबसे अधिक डर कब लगा सांप के लिए। ये हिरार्की बन गई, जो ये यहां पर आप बोर्ड में देख सकते हैं। आप इसका पिक्चर भी ले सकते हैं, अभी मैंने इसको समझाया है। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप आपकी है ट्रेनिंग ऑफ रिलैक्सेशन, कि अब यहां पर क्या है, अब आप आराम करने की उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको मीन्स क्लाइंट को आराम करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहला केस हिस्ट्री आपने लिया, आपने जाना कि किससे डर है, किससे चिंता है। अब जो फियरफुल सिचुएशन थी, जो एंग्शियस सिचुएशन थी, उसके लिए आपने हिरार्की बना ली, पहले अपने आप बना के रख ली। अब आप उस क्लाइंट को बुलाते हैं, ओके अब मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूं। अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए थर्ड स्टेप और ट्रीटमेंट की पहली स्टेप, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की थर्ड स्टेप, लेकिन ट्रीटमेंट की पहली स्टेप, कि अब उस क्लाइंट को पहले रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको आराम करना सिखलाया जाएगा। आराम करना सिखलाया जाएगा का मतलब क्या है, वो जो क्लाइंट है आप उसको मेडिटेशन के थ्रू रिलैक्सेशन कर दे सकते हैं, आप योग निद्रा के थ्रू रिलैक्सेशन करवा सकते हैं, आप शवासन के थ्रू रिलैक्सेशन करवा सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा उस व्यक्ति को रिलैक्स करना सिखा सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट या कुछ साइकेट्रिस्ट ऐसे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट तो नहीं क्योंकि वो मेडिसिन नहीं दे सकते, साइकेट्रिस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो मेडिसिन देकर भी रिलैक्सेशन में ले जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हिप्नोसिस के थ्रू उस क्लाइंट को रिलैक्सेशन में ले जाने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव एक ही है, इस ट्रेनिंग ऑफ रिलैक्सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस क्लाइंट को रिलैक्सेशन की ट्रेनिंग देनी है। आप जो मेथड यूज करना चाहें आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। जनरली साइकोलॉजिस्ट वो जैकॉब्सन, एक नाम सुना होगा, जैकॉब्सन
प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक, वो यूज करते हैं प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक। और उस प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक में क्या होता है, उसमें व्यक्ति को पहले टेंस की फीलिंग लाई जाती है। लाइक आप मेरा हाथ देख रहे होंगे कि पहले से कहा जाता है कि अपने बॉडी पार्ट्स को, मान लिया ये मेरा बॉडी पार्ट है, मेरा हाथ है, और इसको पहले टेंस करो, इसमें बिल्कुल बिल्कुल बंद करो, बहुत ज्यादा बंद करो, आप फील करो कि ये बहुत ज्यादा इसमें टेंशन है, देन रिलैक्स। देन इसी तरीके से पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में सीक्वेंस से, कि पहले अगर सिर से शुरू किया है या पैर से शुरू किया है या पूरी बॉडी को एक साथ लेकर शुरू किया है, तो आपको पहले क्या है, टेंस, रिलैक्सेशन, फिर टेंशन दीजिए, पूरी बॉडी को टेंशन दीजिए, एकदम टेंशन दीजिए, रिलैक्सेशन। और ये जो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग होगी वो लेट के होगी, वो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग लेट के होगी, बैठकर या खड़े होकर नहीं होगी, क्योंकि बैठकर या खड़े होकर व्यक्ति रिलैक्स नहीं कर पाता है। तो आप किसी भी तरह से उस व्यक्ति को रिलैक्सेशन में ले जाने की कोशिश करिए। अभी मैंने बहुत सारे माध्यम आपको बताए हैं, वो योग के माध्यम हो सकते हैं, वो डीप ब्रीदिंग के माध्यम हो सकते हैं, वो मेडिटेशन एक माध्यम हो सकता है, मेडिसिन एक माध्यम हो सकता है, हिप्नोसिस एक माध्यम हो सकता है, कोई और रिलैक्सेशन टेक्निक कोई माध्यम हो सकती है जिससे व्यक्ति को रिलैक्सेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। थर्ड स्टेप, अब थर्ड स्टेप के बाद अब एक फोर्थ स्टेप, मैं इस फोर्थ स्टेप को यहां पर लिख देता हूं ऊपर की तरफ। फोर्थ स्टेप है, अब यहां शुरू होता है डिसेंसिटाइजेशन प्रोसीजर, कि अब जो असंवेदीकरण की जो प्रक्रिया है अब शुरू होगी। अभी तक शुरू नहीं हुई है, अभी तक तो क्या है, उस एक व्यक्ति को तैयार किया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए। बिना तैयार किए आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या? नहीं। तो पहले अभी 3 स्टेप में क्या हुआ, तैयारी हो गई, और यहां पर बल्कि उसका जो ट्रेनिंग ऑफ रिलैक्सेशन में उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया। इस रिलैक्सेशन की ट्रेनिंग में कुछ सेशन लग सकते हैं। कुछ का मतलब हो सकता है कोई व्यक्ति 3, 4, 5 या 6 सेशन में रिलैक्सेशन की ट्रेनिंग ले सकता हो, वो रिलैक्स कर सकता हो, तो उसको कुछ सेशन देने पड़ते हैं। अब जब ये थर्ड स्टेप पूरा हो गया, अब आते हैं फोर्थ स्टेप है, और यहां पर डिसेंसिटाइजेशन प्रोसीजर शुरू होता है, असंवेदीकरण प्रक्रिया शुरू होती है। और डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस क्या है, अब थोड़ा सा ध्यान आप लाइए। फिर यहां पर इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको हिरार्की बनाई थी कि ये हिरार्की है स्नैक से रिलेटेड उस क्लाइंट के लिए। अब डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है कि व्यक्ति पूरी तरह रिलैक्स्ड है, व्यक्ति आंख बंद करके बिल्कुल आराम चेयर पर या किसी बेड पर लेटा हुआ है, आप पहले उसको रिलैक्सेशन में ले जाते हैं, और रिलैक्सेशन में ले जाने के बाद उसको न्यूट्रल कंडीशन, पहले तो न्यूट्रल कंडीशन को इमेजिन करवाया जाता है। कोई भी न्यूट्रल कंडीशन हो सकती है, उसको व्यक्ति को कहा जाता है कि आप इमेजिन करें। जब आप ये देख लेते हैं कि उस न्यूट्रल कंडीशन को वो व्यक्ति ठीक ढंग से इमेजिन कर रहा है, आराम से बिल्कुल रिलैक्स्ड है, अब आप करेंगे क्या, अब आप सबसे कम मतलब जो लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है सांप से संबंधित, क्योंकि हम अभी एग्जांपल स्नैक का ले रहे हैं, तो यहां पर था कि जब वो व्यक्ति पिक्चर में सांप को देखता है तो उसको सबसे कम डर लगता है, तो अब आप उसको इमेजिनेशन करवाना है। इमेजिनेशन में क्या करवाना है कि वो रिलैक्स्ड स्टेट में है, आंखें बंद है, उसको ये कहिए कि आप इमेजिन करिए कि आप सांप की फोटो को देख रहे हैं। वो सांप की फोटो कुछ भी हो सकती है, वो इमेजिन करिए कि जो फोटो में वो सांप को देख रहा है। अब सबसे कम डर उस सिचुएशन से उसको लगता है। अब रिलैक्सेशन में जब वो उस सिचुएशन को देखेगा, उस फोटो को देखने की कोशिश करेगा, तब क्या होगा, उसका धीरे धीरे डर दूर होगा। यदि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप साइकेट्रिस्ट हैं, आप ये सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन अपने क्लाइंट को दे रहे हैं, तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो पहली सिचुएशन जो पिक्चर से रिलेटेड थी, अब उसमें आपका क्लाइंट कैसा फील कर रहा है। क्या वो बिल्कुल रिलैक्स्ड है, उसको किसी भी तरह की कोई एंजाइटी नहीं है? उस सांप की फोटो को देखकर आपको ये पता लग जाएगा। जब आप ट्रीटमेंट देंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि आप क्लाइंट आपके सामने होता है। अब फिर आप बढ़िए सेकंड पर, सेकंड मतलब सेकंड प्रोवोकिंग एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टेट पर, और वो क्या था कि अब सांप को वो जब इमेजिन करता है तब उसको उससे अधिक डर लगता है। तब उसको ये कहिए कि अब आप इमेजिन करो कि आप सांप के पास हैं, इमेजिन करना है,
सांप के पास एक्चुअल में है नहीं, केवल इमेजिन करने के लिए कहना है। अब वहां पर वो रिलैक्स्ड है और रिलैक्सेशन के साथ वो इमेजिन कर रहा है कि वो सांप के साथ है, सांप के बारे में इमेजिन कर रहा है। अब फिर देखना है कि क्या वो ठीक है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, उसकी जो रिलैक्सेशन जो स्टेट है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है। अगर आपको लगता है कि नहीं, एकदम उसने जैसे ही इमेजिन किया सांप को और वो हड़बड़ा गया, उसको आपके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे लग रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ रहा है, उसकी रिलैक्सेशन की जो स्टेट है वो खत्म हो रही है, तब आप अपने सेशन को वहीं पर रोक दें। ये इसका नियम है। ऐसा नहीं है कि वो अगर डर भी लग रहा है, उसको इमेजिन से वो टेंशन में आ रहा है, तो आप थॉट दे देंगे कि नहीं, जो वो लोग सांप के बारे में बात कर रहे हैं उसको सुनो। नो, आप वहीं पर अपना सेशन रोक दें। अब उसको नेक्स्ट सेशन के लिए टाइम दें। फिर नेक्स्ट सेशन में टाइम देंगे तो फिर क्या होगा, आप उसको रिलैक्सेशन में ले जाएं। रिलैक्सेशन में ले जाके पहले वाली कंडीशन उसको पिक्चर की दिखाएं, पिक्चर के बाद सेकंड उसको फिर इमेजिनेशन करवाएं, और धीरे धीरे 2-3 सेशन में ऐसा होगा कि वो ठीक ढंग से इमेजिन कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ें, उसको ये कहें कि आप इमेजिन करें कि लोग सांप के बारे में बात कर रहे हैं आपसे, तब भी वो रिलैक्स्ड है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिर उसको चौथा फिर जो स्टेज में जाएं, चौथी मीन्स कि वो डिस्टेंस से सांप को देख रहा है, वो दूर से सांप को देख रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से धीरे धीरे जो चिंता का जो स्तर है वो बढ़ाते जाते हैं, और जैसे जैसे चिंता का स्तर बढ़ता जाता है, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि उस व्यक्ति में उस सांप से डर खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सांप से, देखिए सांप से डर ठीक है, सांप से फोबिया नहीं होना चाहिए। सांप से डर तो बिल्कुल जायज है कि सांप आपके सामने आएगा तो क्या होगा, वो उसको आप भागना पड़ेगा, आपको वो नहीं भागेगा, आपको भागना पड़ेगा, और क्योंकि वो सांप काट सकता है। ये जो लास्ट की सिचुएशन है कि आपने सांप को फेस किया, मतलब ये नहीं है फेस करने का कि नहीं आपने सांप को उठा लिया हाथ में, नो, आपको केवल उसकी जो सांप से संबंधित जो फोबिया है, सांप से संबंधित जो फियर है, उसको आपको दूर करना है। इसी तरह से यदि उसको हाइट से डर लगता है तो आप हाइट से संबंधित एक हिरार्की डेवलप कीजिए और उसको रैंक दीजिए कि सबसे कम, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक चिंता, फिर उससे अधिक चिंता। अब ये जो हिरार्की बनाने का जो तरीका है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। सबसे ऊपर रखें कम चिंता वाले को, सबसे नीचे रखें अधिक चिंता वाले को, या आप इसका उल्टा बना लें कि सबसे नीचे रखें कम चिंता वाला, फिर उससे अधिक चिंता, फिर उससे अधिक चिंता, फिर उससे अधिक चिंता, फिर सबसे अधिक चिंता। लेकिन जब आप उसको डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस करवाएंगे, तब आपको सबसे कम चिंता वाले से ही शुरू करना है इमेजिनेशन। ऐसा नहीं है कि आप सीधे कह रहे हैं नहीं आपके सामने सांप है और आप उसको देखो, नो, ये नहीं करना है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या है, धीरे धीरे आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए इसको कभी कभी जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन को बहुत सारे लोग ग्रेजुएटेड एक्सपोजर थेरेपी भी कहते हैं। ग्रेजुएटेड एक्सपोजर थेरेपी का मतलब क्या है, धीरे धीरे एक्सपोजर हुआ सबसे अधिक चिंता का। एक्सपोजर मतलब आपको उससे एक्सपोजर मिल रहा है, किससे, एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन से, उस सिचुएशन से जिससे आपको डर लगता है, लेकिन ग्रेजुएटेड, या इसको कहें ग्रेजुअली, धीरे धीरे, पहले कम, फिर उससे अधिक चिंता, फिर उससे अधिक चिंता, और बाद में उस स्नैक से संबंधित सबसे अधिक चिंता। इस तरह से आप कोई भी फोबिया या एंजाइटी या फियर किसी भी तरीके का हो, वो आप दूर कर सकते हैं। आपके एग्जाम फोबिया हो तब आप इससे दूर कर पाएंगे, आपको सोशल फोबिया हो तो आप इससे दूर कर पाएंगे। पर्टिकुलर किसी भी चीज से आपको चिंता हो रही है, आप खुद इस सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस को यूज करके अपने चिंता स्तर को कम कर सकते हैं। यदि आप ना कर सकें तो फिर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, और वो भी क्या करेगा, वो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन करेगा, और वो वही करेगा, पहले आइडेंटिफाई करेगा फियरफुल ट्रिगर को, दूसरा वो हिरार्की बनाएगा फियरफुल ट्रिगर की, सबसे कम और सबसे अधिक तक, फिर रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देगा, और बाद में वो उस रिलैक्सेशन के साथ इमेजिनेशन करवाएगा, और उसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन प्रोसीजर। ये थेरेपी बहुत ज्यादा फेमस है। 1958 में जोसेफ
ओल प्ले इसको डेवलप किया था और आज भी ये थेरेपी उतनी ही अच्छी तरह से यूज़ की जाती है। लेकिन किसी भी थेरेपी के थोड़े से कमियां तो होती हैं और इसकी भी एक कमी है। इसकी कमी यह है कि कोई व्यक्ति रिलैक्सेशन कर ही ना पाए, वो रिलैक्स्ड स्टेट में जा ही ना पाए, तब आप सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी पहली शर्त यही है कि आपको रिलैक्सेशन में ले जाना है। दूसरा, कोई व्यक्ति इमेजिन ही ना कर पाए, वो कल्पना करने की जो शक्ति है उसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो भी आप सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इमेजिन तो करवाया जाता है और इमेजिन उन स्थितियों का करवाया जाता है जिससे आपको चिंता होती है। ये साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हमने डिस्कस किया था सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। आप खुद भी अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग लें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी साइकोलॉजी के एक्सपर्ट के पास जाएं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, तब आप इस थेरेपी को सीख सकते हैं और या थेरेपी को ले सकते हैं और अपने एंजाइटी को, अपने फियर को, अपने फोबिया को आप दूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको सबको, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, यदि आप पसंद आया हो ये वीडियो आपको, तो आप इसको आगे से आगे शेयर करें कि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और आपकी अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।